Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आज जो थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू जेईई मेंस एडवांस एज वेल एज नीट एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो हम लोग इस थ्योरी को बहुत ही बेसिक तरीके से इसको हम समझेंगे. तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFT के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो पहला तो पॉइंट ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने डेवलप करी है. ठीक है, साइंटिस्ट के पीछे आपका नाम क्या है. तो लिखा है मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई हैंस वेथे एंड जॉन ब्लैक. ठीक है, जॉन ब्लैक इन हंस वेथे, बेटा हमारे पास दो साइंटिस्ट थे इस तरीके से. इन दोनों ने क्या किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डेवलप किया. इनके कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेके. ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके ऊपर बच्चों इन्होंने स्टडी करी. ठीक है, वो स्टडी जो उन्होंने करी, इसके ऊपर कुछ उन्होंने रिसर्च पेपर भी इन्होंने पब्लिश किए हुए थे. तो उनकी कुछ एक्यूरेट, इसमें काफ़ी कुछ एक्यूरेसी है स्टेटमेंट्स में, कुछ पॉइंट्स में. वो पॉइंट्स हमारे NCERT सिलेबस के अंदर लिए गए हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर. तो अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिफाइन करने के लिए. तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो पहला पॉइंट आता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम दैट बॉन्ड बिटवीन CMA सेंट्रल मेटल एटम, या फिर जो बेटा आयन होगा, एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयोनिक. बात समझो ध्यान से, मैंने प्योरली आयोनिक को सर्किल किया हुआ है. देखो, तो CFT जो थ्योरी है, ये दो साइंटिस्ट ने डेवलप करी है, हंस बेथिड ने और जॉन ब्लैक ने. तो इनका जो पहला स्टेटमेंट आया कि ये जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसमें एज्यूम किया गया है कि जो बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअली में उनका नेचर कैसा है, वो आपके प्योरली आयोनिक बॉन्ड आपके डेवलप करते हैं. अच्छा, अब इसमें जो आयोनिक बॉन्ड डेवलप हो रहा है वो किस किस के बीच में होगा, सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, और उसके साथ जो यहाँ पे मिलेगा आपको लिगेंड. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बने कि हमारे लिगेंड्स कितने टाइप्स के हैं. तो लिगेंड्स बच्चों आपके बेसिकली CFT के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई. तो नेगेटिव लिगेंड है, नेक्स्ट पॉजिटिव लिगेंड है, नेक्स्ट आपका है न्यूट्रल लिगेंड्स. ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स एग्जांपल ले सकते हैं F-, Br-, Cl-, आयोडाइड है ना, हाइड्रोक्साइड एंड आपका साइनाइड. जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं. नेगेटिव लिगेंड की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू CFT. तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड तो आपके NO+. ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो जनरली आपको वाटर मॉलिक्यूल्स और अमोनिया देखने को मिल जाएगा. ठीक है, दीज आर द न्यूट्रल. लेकिन हमारा जो NCERT का सिलेबस है, उस NCERT के सिलेबस में प्रॉपर डिफाइन किया गया है कि जो नेगेटिव लिगेंड है और जो पॉजिटिव लिगेंड है, उनको बच्चों बोला गया है पॉइंट चार्ज लिगेंड. क्या बोला गया है, नेगेटिव लिगेंड प्लस पॉजिटिव लिगेंड की कॉम्बिनेशन को बोला गया है पॉइंट चार्ज लिगेंड. क्योंकि देखो, नेगेटिव जो लिगेंड है उनके पास -1 चार्ज आपको मिल रहा है, पॉजिटिव लिगेंड है उस पर +1 चार्ज मिल रहा है. तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट जो वर्ड है वो इसी को रिलेट करने के लिए, -1 और +1 को डिफाइन करने के लिए, तो इसको बेटा बोला गया पॉइंट चार्ज लिगेंड. अब जो नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव वालों को बोला गया है पॉइंट नेगेटिव चार्ज लिगेंड, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको बोला गया है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिगेंड अकॉर्डिंग टू CFT. मेरे अकॉर्डिंग नहीं, CFT के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है. न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो अपन को पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो वहाँ पे आपका बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास डेल्टा- चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, उसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होती है. ठीक है, वो मूव करती है फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, आपको बात समझ में आ रही है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो पोलैरिटी क्रिएट होगी. अब पोलैरिटी का मतलब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाइड्रो, जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक्चुअली में टूवर्ड्स ऑक्सीजन आपका होने वाला है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अट्रैक्शन होता है, आपको पता है.
तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो आपके हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपकी पोलैरिटी क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए न्यूट्रल को बच्चों क्या बोला गया है, पॉइंट डाइपोल लिगेंड। क्या बोला गया है, पॉइंट डाइपोल लिगेंड यहाँ पे आपको बोला गया है। समझ में आ गया ये पॉइंट। अच्छा, अभी इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ध्यान देना कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जब यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं, ध्यान दो, जब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं, तो जरा मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे देखो, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करके मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ठीक है, ध्यान दो। तो जब हमारी CFT की स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में जब बात करी जा रही है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन है ना, और जो लीगेंड है, उन दोनों के बीच में आपका जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड बच्चों कैसा होगा, प्योरली आयोनिक। ठीक है, जब वो प्योरली आयोनिक है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, आपको जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दे रहा है, मूवमेंट कर दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो कैसा है, तो वो बच्चों हम अगर ये प्योरली आयोनिक है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है, इट इज़ ए, इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या है, चार्ज की शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है। तो आयोनिक करेक्टर आने की वजह से हम बोल सकते हैं प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, जो लिगेंड और मेटल के बीच में आपको देखने को मिल रहा है ना। और इसी को मैं सेकेंड पॉइंट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि आपके जो नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव को बच्चों क्या बोला गया है, उनको बोला गया है आपके पॉइंट नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जो नेगेटिव वाले थे, बिकॉज ऑफ -1 की वजह से इनको पॉइंट बोला गया है। नेक्स्ट आपका +1 में आ रहा था, तो वहाँ पे इसको बोला गया है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। समझ में आ रहा है। और जो थर्ड आपका पॉइंट, तो न्यूट्रल वाले थे, तो न्यूट्रल जो लिगेंड थे उनको बच्चों बोला गया है, उनको आपको बोला गया है, हम लिख सकते हैं डाइपोल। ठीक है, डाइपोल लिगेंड के नाम से भी उसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलती है, पोलैरिटी मिल रही है। ठीक है, डाइपोल नेचर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट डाइपोल। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट की, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सच दैट, इस तरीके से हम करेंगे, द रिपल्शन बिटवीन, रिपल्सन रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, दीज नेगेटिव पॉइंट्स और डाइपोल्स आर मिनिमम। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब है कि आपके जो लिगेंड हैं, ठीक है, उनके साथ बच्चों क्या है, आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, लिबिस बेस की प्रॉपर्टी डाइपोल है, तो वो भी कैसे होंगे बच्चों, वो भी कैसे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो आपके लिगेंड्स के तरीके से प्रॉपर काम करेंगे, लिबिस बेस की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पे एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, सिंपल सा AgCN ट्वाइस एंड हैविंग दी -1 चार्ज। ध्यान देना बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पे लिगेंड दे दिया, ये मैंने सॉरी आपको मैंने एक कंपाउंड दे दिया, एक मैंने आयन आपको यहाँ पे बना के दे दिया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास एक सिल्वर प्रेजेंट है और 2 साइनाइड प्रेजेंट है। तो आप खुद मुझे सोच के बताओ ध्यान से कि एक जो सिल्वर है वो तो बच्चों कैसा है, कैटायन है, आपको कैटायनिक फेज में मिलेगा, और आपके जो साइनाइड है वो लिगेंड है। तो साइनाइड को मैं कहाँ रखूँ, स्पेस के अंदर, जहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है, या फिर आप ऐसे बोलो कि जो रिपल्सन की वैल्यू है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू है, वो कम से कम हो सके। हमारे पास कितने साइनाइड हैं बच्चों, 2 साइनाइड्स हैं। अगर 2 साइनाइड्स हैं तो इनको मैं कैसे स्पेस में रखूँ
कि जिनकी वजह से साइनाइड एंड साइनाइड के बीच में रिपल्सन की वैल्यू कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ में आया? तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे जब दो लिगेंड तो बेटा हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम एंगल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक साइनाइड को यहाँ रख देते हैं और इसके एक रखते हैं अपोजिट साइड में यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली बच्चों कितना हो रहा है, 180 डिग्री आपको मिल रहा है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं इनके रिपल्सन के ऊपर। तो जब इतना एंगल होगा तो यहाँ पे आपका रिपल्सन कैसा होगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट को लेके बता दिया। अब बात करते हैं डाइपोल को लेके, ध्यान दो। तो डाइपोल में ले लेते हैं बेटा, सपोज हमारे पास है अमोनिया को ले लेते हैं डाइपोल की फेज में, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देखिए हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे पोलैरिटी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोबाल्ट +3 चार्ज, ठीक है। हम लोग जो डिस्कशन करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास या किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास कितने लिगेंड अटैच हैं, तो उसके पीछे बड़ा रीज़न क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चों मैंने पहले ही बताया, क्या बताता है आपको, कि ये बताता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है या उसके पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस नोबल गैस को डिफाइन कर रहा है। जिस नोबल गैस को डिफाइन करेगा, तो मतलब अब एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ लो, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर आप ऐसे बोलो नोबल गैस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो हमारे अदर एलिमेंट हैं अदर देन डी ब्लॉक, तो उन पे हम बात करते हैं ऑक्टेट टूल के अकॉर्डिंग। उनका अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो मतलब वो मोर स्टेबल हो गए। समझ में आ गया? जब भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट डी ब्लॉक हो तो हमेशा आपको कंपेयर किससे करना है स्टेबिलिटी, कि उस गिवन सेंट्रल मेटल एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो आसानी से बन जाएगा किसी पर्टिकुलर नियरेस्ट जो आपकी नोबल गैस होगी उसकी तरीके से। समझ में आ गया? तो वो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं, मेरा कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको मैं बता चुका हूँ, अदरवाइज आप निकाल के देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर हो जाएगा 6। आपको मतलब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मतलब आपको 6 अमोनिया चाहिए। तो नेक्स्ट इज NH3 लाइक दिस, NH3। देखो मैं एक्चुअली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे जो भी मैं अमोनिया आपको यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो मैं किस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ जहाँ पे रिपल्सन की वैल्यू कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मॉलिक्यूल्स तो हम लोगों ने पहले ही स्टडी करके रखा है। तो यहाँ पे देखो इधर से मूवमेंट होगा, यहाँ पे ये लोन पे इधर मूव करेगा, यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। तो ये जो आपको देख रहा है ना, हमें क्या रखना है वही पॉइंट मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, स्पेस के अंदर किस तरीके से मुझे लिगेंड्स को रखना है, चाहे नेगेटिव पॉइंट लिगेंड हो चाहे आपके डाइपोल लिगेंड हो, जहाँ पे रिपल्सन कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। रिपल्सन मिनिमम तो अट्रैक्शन कैसा, मैक्सिमम, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वही बोलता है CFT तीसरे पॉइंट में, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, और आपका जो एटम है इस सच दैट ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए द रिपल्सन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट्स और डाइपोल्स आर मिनिमम। बात समझ में आ गई? क्लियर है तीसरा पॉइंट? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करेंगे यहाँ पे CFT के रिस्पेक्ट में द फोर्स बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड, ठीक है। जो आपके लिगेंड्स बेटा, लिगेंड्स हमारे पास कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, ये फिर हमारे पास डाइपोल, ठीक है, यस। तो ये जो लिगेंड्स और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो फोर्सेस है वो बेसिकली दो टाइप का फोर्सेस हैं। कैसे है बच्चों? 2 टाइप्स की फोर्सेस वहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला फोर्स होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन होने का मतलब बच्चों क्या है, कि दो अपोजिट चार्ज आपके क्लोज आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास पास में, तभी अट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो लिगेंड के पास देखने को यहाँ पे मिलेगा नहीं, लिगेंड जनरल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लिविस बेस की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे डी ब्लॉक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में डिफाइन नहीं होंगे या फिर डिफाइन नहीं करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को। क्योंकि मैंने डिस्कस भी करा था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज दीज आर दी मेटल्स।
तो मेटल्स की जनरली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है, काफ़ी लो होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं, आपको पता है। लेकिन एस ब्लॉक के जो हमारे मेटल्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ही लो होती है। वो आसानी से रूम टेम्परेचर पे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। बट हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनके पास बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का जो स्पेसिफिक करेक्टर है, जो एस ब्लॉक के पास होता है, लोअर एनर्जी वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इनके पास इतनी लोअर नहीं होती है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं निकाल पाएंगे तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज का आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आसान नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, तो मैंने कहानी बताई थी कि हमारे ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये भगवान शंकर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे पास ऐसी जो पावर नहीं है तो मैं कंपाउंड कैसे बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सबसे पहले आप आयोनाइज हो जाओ। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दोगे तो रिलीज करने के बाद आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के साथ क्या होगा, फिर आप आसानी से आसपास जो आपके अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड या आपके आसपास कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जैसे आएगी या लिविस बेस आएंगे तो आसानी से आप उनके साथ अट्रैक्शन कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? और दूसरा उन्होंने इसको याद दिलाया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कि आपके पास क्या वेकेंट है, डी ऑर्बिटल्स भी वेकेंट होंगे। जब डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आप एक साथ ले सकते हो स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बस जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ये पता चला कि मेरे पास तो ये भी प्रॉपर्टीज है, तो इन्होंने फटाफट से क्या किया, अपने कंपाउंड को बनाने स्टार्ट किए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी को होल्ड करने लगे। अभी वहीं पॉइंटिंग अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव चार्ज बच्चों किसका, लिगेंड का। समझ में गया अट्रैक्टिव के बारे में। नेक्स्ट इज रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स जो है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। रिपल्सिव फोर्स कहाँ मिलेगा, सोचो जरा कि भाई जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड के पास, भाई जो लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, आपको पता चल रहा है, या आपके रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। अब ये भी आपको रिपल्सिव फोर्स कहाँ मिलता है, जहाँ पे सिमिलर चार्जेस आ जाएं। तो यहाँ पे लोन पेयर्स देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के आपके जो इनर ऑर्बिटल्स होंगे, इनर ऑर्बिटल्स के पास बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, ध्यान दो, इनर ऑर्बिटल्स के पास क्या प्रेजेंट हो गया, इनर सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेंगे, रिपल्सन फील कराएंगे किसके साथ, जो लिगेंड अटैच हो रहा है उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है उनके साथ। समझ में आ गया, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उनके साथ क्या करेगा, रिपल्सन फील कराएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स मिलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, एक मिलता है रिपल्सिव फोर्स। किस किस के बीच में काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में आपका सीएफटी क्या बोलता है कि डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर डिवाइडेड इनटू टू सेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल है, अब जब जो डी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है कि 1 2 3 4 5 5 घर होंगे इस तरीके से। अब पांचों घरों में आपको पता है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, तो डी एक्स बाई, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा डी बाई जेड, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ मिलेगा आपको डी एक्स जेड। नेक्स्ट आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड लास्ट में मिलता है आपको डी जेड स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये तो आपके ऑर्बिटल्स यहाँ पे हो गए इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल गए, लेकिन यहाँ पे जो टू सेट्स आपके जनरेट हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन हो रहे हैं। ओरिएंटेशन का जो बेसिक मतलब समझो बच्चों, ओरिएंटेशन का बेसिक मतलब है कि स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। अब स्पेस में जब अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे बेटा हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या एक्स एंड बाई, यहाँ पे बाई एंड जेड, यहाँ पे एक्स एंड जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपको पता है एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड
हाँ, ये 3 डायमेंशनल जब हम स्पेस में अरेंजमेंट कराते हैं तो बेटा ये आपके कैसे होती है, आपके एक्सिस होते हैं, आपको पता होगा। तो इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जो हम अरेंज कर सकते हैं तो फिर क्वेश्चन एक बनेगा कि यहाँ पे ये जो 2 सेट्स में डिवाइड क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि ये ब्रेक क्यों कर जा रहे हैं। तो ब्रेक करने के पीछे बात समझो ध्यान से कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू CFT मॉलिक्यूल्स जब हमारा फॉर्म हो रहा था, सेंट्रल मेटल के आसपास आपके लिगेंड अटैच हो रहे थे, ठीक है। तो उस समय आपके जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल, बच्चों मैं फिक्स कर देता हूँ, ध्यान दो, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, जो होगा, जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इट इज आउटर ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम का। ये बच्चों क्या करेगा, अपनी डी जनरेसी को लूज कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डी जनरेसी, GENERACY, ठीक है, ये अपनी डी जनरेसी को लूज कर देगा। जब ये डी जनरेसी को लूज करेगा तो ये बच्चों स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट करता है 2 पार्ट में। पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं T2G, और सेकेंड पार्ट होता है आपका इट इज ए ईजी पार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2TG 2TG और ईजी, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ऑर्बिटल्स का कलेक्शन है, ठीक है, ऑर्बिटल का कलेक्शन है। तो इन 2 पार्ट के अंदर क्या कर जाते हैं बच्चों, ये आपके कर जाता है स्प्लिट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, आउटर ऑर्बिटल बच्चों कर गया आपका स्प्लिट। और जब ये स्प्लिट कर चुका है तो इसके करने के बाद यहाँ पे अब मैं ये बताने वाला हूँ कि एक्सियल एंड नॉन एक्सियल क्या होता है, उस पे उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लियर। तो देखते हैं ज़रा। तो पहले मैं इसी पॉइंट को करता हूँ ए पॉइंट से एक्सप्लेन। तो मैं बच्चों पहले ही बात करूँगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को बच्चों हम लोग T2G ऑर्बिटल्स के नाम से भी कॉल करते हैं, एज वेल एज इसको हम बोलते हैं थ्री फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको हम T2G ऑर्बिटल्स ही बोल सकते हैं, 3 फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी हम बोल सकते हैं। बट देखो बच्चों कौन कौन से हैं नॉन एक्सियल, ठीक है, मतलब जो एक्सिस पे नहीं आने वाले हैं। 1 2 3, इसमें पहला आता है बच्चों आपका DXY, सेकेंड आता है DYZ, नेक्स्ट आता है आपका DXZ। इनको हम नॉन एक्सियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सिस पे नहीं होते। जैसे DXY की अगर अपन बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस, तो जो इसके जो लोब्स मिलते हैं ना ऑर्बिटल्स के, वो बच्चों इसके बीच में मिलेंगे, एक्सिस के बीच में। इट इज DXY, ये DXY हो गया। DYZ की बात करोगे तो ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये भी लूप्स क्या मिलेगा, ऑर्बिटल्स के बीच में मिलेगा। तो ये हो गया आपका DYZ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है बच्चों? क्लियर है? सेम आपका DXZ भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका बेटा जेड एक्सिस, तो यहाँ भी लूप्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका DXZ। तो आप मुझे देख के बताओ क्या इनके जो लूप्स हैं ऑर्बिटल्स के, क्या आपके एक्सिस पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ये आपके बोले जाएंगे नॉन एक्सियल। क्लियर हो गया? इसके बाद आपकी सेकंड कैटेगरी आती है एक्सियल की, एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इनको बेटा एक नाम से ऑल कॉल करते हैं इजी ऑर्बिटल, या फिर इसको हम बोलते हैं टू फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? टू फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं बच्चों, कॉल करते हैं। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है? यस। तो देखो देख रहा है यहाँ पे बेटा कौन कौन से आपके यहाँ पे ऑर्बिटल्स आते हैं। तो 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। पहला आपको बेटा मिलता है DX² बाई स्क्वायर, नेक्स्ट आपको मिलेगा DZ²।
अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर आप बात करोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो एक्स और वाई एक्सिस पे प्रॉपर आपको ओवरलैप करते हुए इनके लूप्स मिलते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल, बिकॉज ये एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सिस को कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स या इजी ऑर्बिटल्स, या फिर बोलेंगे टू फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट देखो डी जेड स्क्वायर की बात कर लो तो वो कुछ ऐसे बन जाता है। ये बेटा यहाँ पे आपका जेड एक्सिस होगा, तो एक लूप्स आपका ये हो गया, और बीच में यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को ऐसे मिलेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डी जेड स्क्वायर। तो ये भी बेटा एक्सिस क्या लूँगा आपका देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया होगा, इसमें से कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं और कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर सीएफटी में। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग जो पॉइंट है कि भाई यहाँ पे हमारे जो 5D ऑर्बिटल्स बच्चों स्प्लिट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको देखो मैं फिर से आपको एक बारी डिफाइन कर देता हूँ आपको समझने के लिए। यस, 5 जो आपकी डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो 5D ऑर्बिटल्स, 5D ऑर्बिटल्स आर degenerate ऑर्बिटल्स। इसका मीन है दैट इज डीजेनरेसी होने वाली, तो मतलब हैविंग दी सेम एनर्जी, हैविंग दी सेम एनर्जी। जब डीजेनरेसी होगी बच्चों 5 ऑर्बिटल्स की, तो उस केस में एनर्जी कैसी हो जाएगी बच्चों आपकी सेम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दो। when ligand approaches these degenerated orbitals, they destroy degeneracy of these 5D orbitals and split them into 2 sets। 2 सेट्स में बच्चों यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। इसमें से पहला सेट हम लोगों ने पढ़ा था T2G ऑर्बिटल का सेट, और सेकंड था बच्चों EG ऑर्बिटल्स का सेट। तो 2TG और EG ऑर्बिटल्स के अंदर हो जाएगा आपका स्प्लिटिंग। अब जब ये स्प्लिटिंग होगा तो ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी के स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। और इस प्रोसेस के साथ जब स्प्लिटिंग हो रही होगी तो यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे होती है आपकी रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी बच्चों यहाँ से हो गई आपकी रिलीज। तो फिर जो एनर्जी आपकी रिलीज्ड होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ध्यान दो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। 5D ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है कि हैविंग द सेम एनर्जी। व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस दीज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स दे डिस्ट्रॉय डीजनरेसी। मतलब लिगेंड जैसे क्लोज आएंगे आपके डी ऑर्बिटल्स के क्लोज में, तो बेटा इनकी डीजनरेसी क्या होगी, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 सेट देखने को मिलेंगे, एक तो आपका T2G, एक आपको EG ऑर्बिटल्स का। ठीक है,
तो फिर उसके बाद ये जो स्प्लिटिंग हुई है ऑर्बिटल्स की, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इस केस में एनर्जी जो रिलीज होगी स्प्लिटिंग के टाइम में उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या शॉर्ट में बोलते हैं CFSE। क्लियर है? ओके। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से इसको हम लोग क्लियर करेंगे पूरी थ्योरी को, क्योंकि बच्चे पूरे देख लेते हैं लेकिन फिर बाद में समझ में आता नहीं है, भूल जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy released in the presence of strong ligand is more किसी कंपैरिजन बच्चों, वो आपकी हम बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्कशन मैंने पहले किया आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब बच्चों अप्रोचेस करेंगे टूवर्ड्स द जो आपके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, जो स्प्लिटिंग हो चुकी है, तो उस केस में हम लोग स्टेबिलिटी को लेके बात करेंगे। तो पहले एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in the presence of strong field ligand is more than the amount of energy released in the presence of weak ligand, so strong field ligand form more stable complex than weak field ligand, ठीक है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जरा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये रहा बच्चों इसका स्ट्रक्चर। मान लेते हैं हमारे पास मेटल एटम है यहाँ पे M, और लिगेंड 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम इसको एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, डैश डैश डैश, इस तरीके से ध्यान दो बच्चों। यस, यहाँ पे इसको मान लेते हैं सपोज हम एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये इस तरफ एक लिगेंड यहाँ भी हम कर देंगे। यस, ऑक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, एक लिगेंड यहाँ भी आ जाएगा। तो हम इस एक्सिस को मान लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। हमारे पास तीनों एक्सिस क्लियर हो चुके हैं। तो आपको जनरल फॉर्म, अच्छा इसमें जो बॉन्डिंग के लिए बेटा यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री आपको देखने को मिलेंगे सारे सारे बॉन्ड एंगल। अभी क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे लिगेंड्स को इस तरीके से अरेंज तो कर लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे आपके डेवलप होंगे, आपके हो गए बेटा ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैं क्या करूँगा, आपको दो पार्ट में स्प्लिट करके ही बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे T2G ऑर्बिटल्स के सेट की बात कर लेंगे, और नीचे हम लोग बात कर लेंगे EG ऑर्बिटल्स के सेट। तो EG और T2G हमारे पास ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके आसपास लिगेंड आपके आने वाले हैं। जब लिगेंड आने वाले हैं तो स्प्लिटिंग देखेंगे फिर किस तरीके से होगी। तो पहले T2G की बात कर लें। T2G के अंदर आपको मिलता है थ्री फोल्ड का मतलब dx/d/z। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे dxy को लेके, dxy समझते हैं। तो dxy का बच्चों ये रहेगा, सपोज आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे इसके ऑर्बिटल्स। अभी जो लिगेंड आने वाले हैं तो वो बताओ वो किधर से आएंगे भाई, लिगेंड्स कहाँ से आने वाले हैं। तो लिगेंड तो बच्चों अलोंग द एक्सिस से आप मूव करने वाले हैं। तो इसमें देखो एक तो आपका लिगेंड सपोज यहाँ पे आया, उसका ऑर्बिटल, ठीक है ना। दूसरा लिगेंड आपका यहाँ पे ये जो एक्सिस है ना यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ से मिलेगा, एक आपको ऊपर से आएगा। बस समझो, अभी लिगेंड जिस तरफ से आ रहे थे क्या वहाँ पे आपका इनका ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं नहीं प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं dxy की,
तो एक्स वाई के बाद ले लेते हैं वाई जेड। तो वाई जेड को ध्यान से देखो, ये आपका वाई, ये आपका जेड एक्सिस, यहाँ पे इस तरीके से लोब्स हो जाएंगे। बट बेटा जो लिगेंड आने वाले हैं वो आपके कैसे हैं, एक्सिस आने वाले हैं। मतलब एक आपका यहाँ आएगा लिगेंड, यहाँ से आएगा, इस तरफ यहाँ से आएगा, इस तरफ यहाँ से आएगा। समझ में आपको आ रहा है? ये सब के सब हमारे क्या है, लिगेंड, एल एल, ये सब के सब लिगेंड है जो एक्सिस के अलोंग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग वाली बात तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो आपके ऑर्बिटल्स मीट ही नहीं करे ना। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं थ्री फोल्ड में एक बचा हुआ आपका डी एक्स जेड या फिर आपका जेड एक्स। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये आपका एक्स, ये आपका जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे बेटा इस लोब्स ऑर्बिटल्स किस तरीके से। लेकिन जो लिगेंड आने वाले हैं वो तो बच्चों आपको यहाँ मिलेंगे ना, इस तरीके से अलोंग द एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे ये तो सब के सब लिगेंड हैं, तो इनके साथ ओवरलैपिंग हुई नहीं। समझ में आया? तो ये सब के सब हो गए बच्चों टी2जी की आप कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे इजी के बारे में। तो इजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा। इजी के अंदर बच्चों आता है एक डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। डी अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की अगर आप यहाँ पे बात करो तो देखेंगे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में, तो ये रहा बच्चों एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। तो जब यहाँ पे लोब्स तो इस तरीके से इसके हो जाएंगे, और जब यहाँ पे लिगेंड अटैक करेंगे, अप्रोच करेंगे ये डी इन ऑर्बिटल्स की तरफ, तो देखो एक तो लिगेंड आपको पता है यहाँ पे आने वाला है, ये प्रॉपर इसको ओवरलैप कर जाएगा। एक लिगेंड आपका यहाँ भी ओवरलैप है, बिकॉज वो अलोंग द एक्सिस चलते हैं, वो यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ देखो तो ये यहाँ पे ओवरलैप, तो यहाँ पे तो प्रॉपर ओवरलैपिंग देखने को मिली है ना लिगेंड के साथ। देखो इसी सेम प्रोसेस की अगर बात करो आप तो डी जेड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। डी जेड स्क्वायर में आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा। और जो आपके लिगेंड आने वाले हैं वो लिगेंड तो बच्चों एक इधर से अटैक कर जाएगा और एक यहाँ से अटैक कर जाएगा। तो दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ भी आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, बट जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कहीं ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिल रही थी। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले इतना बताओ। ठीक है, तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी लिगेंड ऑलवेज अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। तो लिगेंड जब भी आते हैं वो अलोंग द एक्सिस ही आते हैं। ठीक है, जिसमें से डी एक्स वाई आपने देखा, डी बाई जेड आपने देखा, डी एक्स जेड आपने देखा। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं डज नॉट कम डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। जो लिगेंड आ रहे हैं उनके रास्ते में कहीं भी आपको नहीं दिख रहे हैं इनके अंदर। क्लियर है? सो देयर इज लेस रिपल्सन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। तो जो मेटल का ऑर्बिटल है और जो लिगेंड का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन वाली बात होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। क्या क्लियर है? तो रिपल्सन तो आपका मिनिमम हो गया। जब रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, सो हैंस लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल आपके यहाँ पे हो जाएंगे फॉर्म्ड। तो लोअर एनर्जी के T2G ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? लोअर एनर्जी समझ में आई कि नहीं आई? मैं जब बात कर रहा था लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी की, तो लोअर एनर्जी में T2G कैसे, तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि जो आने वाले आपके लिगेंड्स हैं उनके ऑर्बिटल्स और जो आपके ये डी के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं इसके बीच में डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी एक्स जेड, इनके बीच में कहीं भी रिपल्सन फोर्स का प्रॉपर काम होगा ही नहीं। तो रिपल्सन फोर्स नहीं तो लोअर एनर्जी के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? जिसको हम बोलते हैं ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये देखो नीचे आपको है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ क्या है कि जिस पाथ को लिगेंड आपके अप्रोच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी पाथ पे ही आपको इनके ऑर्बिटल्स भी मिल रहे हैं, इनके लोब्स भी मिल रहे हैं। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के लोब्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिपल्सन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो देयर इज मोर रिपल्सन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। समझ में आ गया? तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स में और मेटल के ऑर्बिटल्स में मोर रिपल्सन देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? जब आपको रिपल्सन है देखो एनर्जी की वैल्यू भी हाई, सो हैंस हाई एनर्जी इजी ऑर्बिटल्स आपके जो डबली जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो स्प्लिटिंग होगी प्योर ऑर्बिटल्स की वो हम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है प्योर ऑर्बिटल्स, दीज आर दी डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे डी एक्स बाई डी बाई जेड एक्स जेड और आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। जब इनको बच्चों मिक्स करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है जिसको बेटा बोलते हैं एवरेज एनर्जी,
तो एवरेज एनर्जी बच्चों प्योर ऑर्बिटल्स कैसे लिटिल बिट आपकी मोर हो जाती है प्योर स्टेट से। तो ये आपके प्योर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो गए। फिर बच्चों लिगेंड जैसे आएंगे तो ये स्प्लिट कर जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर बच्चों क्या पूछेगा आपका ईजी ऑर्बिटल हाई एनर्जी का, और नीचे रहेगा आपका T2G। और ईजी हाई एनर्जी लो एनर्जी के बारे में बताया रिपल्सन थ्योरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये जो टोटल डिफरेंस है ईजी और T2G का, वो बच्चों आप कितना है 10 डेकोरल रहता है, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास प्योर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी मान लेते हैं सपोज 1 del O, मान लेते हैं इस तरीके से। इसमें से हम मान लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है स्टार्टिंग वो आपके 1 del O है। अब एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल अगर आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 1/5 del O हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, 1/5 del O हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो लोअर एनर्जी वाले कौन से आपके हैं, T2G आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे बच्चों वन जो टोटल थी उसमें से आप देखो इंडिविजुअल कितना होगा, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1, तीनों को ऐड करो तो कितना 3/5 हो जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे 1 में से 3/5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी -2/5 del O आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो -2/5 del O निकल के तो वही ये वैल्यू है। देखो ये तो आपका यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये जो आपका डिफरेंस यहाँ से देखने को मिल रहा है वो कितना है -2/5 del O है, नीचे के लोअर एनर्जी वाला जो। अब हाई एनर्जी की तरफ ऊपर चलोगे तो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो बहुत ही आसान है, 1 में से इसकी 1/5 होगी, इसकी 1/5, दोनों को ऐड करो 2/5 हो जाएगा। तो 1 में से माइनस कर देंगे 2/5 को, तो कितनी वैल्यू मिली, यहाँ से मिल जाएगी आपको पॉजिटिव में 3/5 del O। तो दिख रहा है बेटा ऊपर। अब दोनों को आप कंबाइन कर दो, तो जब ऐड करो ए नेगेटिव का मतलब लोअर एनर्जी है और कुछ नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या है लोअर एनर्जी, वो पॉजिटिव में तो हाई एनर्जी है। तो जब इसमें 2/5 3/5 को अगर आप ऐड करोगे तो 5/5 मतलब 1, तो 1 तो आपको पहले मैंने मान के रखी थी, मतलब हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। और टोटल जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है आपकी 10 डेकोरल। तो यहाँ पे आप क्या करो 3/5 में आप चेक करके देखो 3/5 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 5 × 2 मतलब 10, ये टूट आएगा, ये आपको 6 मिल जाएगा। इधर से कितना मिलेगा, ये आपका 2/5 × 10 करेंगे यहाँ से, तो ये आपका कैंसिल 2 या 4 मतलब 4 इधर 6 इधर, तो कितना आंसर 10, तो हो गया आपको 10। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो हम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे द लिगेंड which have द लिगेंड which cause हम बोल सकते हैं, ठीक है, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जो बेटा लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को डिफाइन करेंगे उनको बेटा हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान देखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन बिग पेयरिंग, ठीक है, बैक पेयरिंग को भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करती है एक्सप्लेन बाय द concept of crystal field stabilizing energy and pairing energy, ठीक है, इट इज़ ए पेयरिंग एनर्जी। तो इन एनर्जी के बेस पे बैक पेयरिंग आपकी डिफाइन करी जाएगी। अब बैक पेयरिंग को लेके देखो रीज़न क्या है, रीज़न बच्चों ये है कि इफ़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से, तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों करेंगे बैक पेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स सोज दी बैक पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फिर यहाँ पे बैक पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब
यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ इसको, ध्यान दो। ड्यू टू टू पॉसिबिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 and D7 in octahedral complex field defined as high spin and low spin, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। इसको बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जो आपका एक सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको बात करके रखी थी कि एक बेसिक सीक्वेंस होता है ना, जो आपकी यहाँ पे आपकी जो सीरीज़ है, ठीक है ना, तो उस सीरीज़ के अंदर आपको अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो पहले आपको मिलते हैं हैलाइड आयन मिलेंगे, उससे लेस आपको मिलते हैं ऑक्साइड आयन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलता है नाइट्रोजन, ठीक है। हम बात करें डोनर की, हैलाइड डोनर, ऑक्साइड डोनर, नाइट्रोजन डोनर, नेक्स्ट आपको मिलेगा कार्बन डोनर, ठीक है। दिस इज दी बेसिक सीक्वेंस, ठीक है। जनरली आपको ये देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। कभी कंपैरिजन करके वो आ जाए कि क्रिस्टल फील्ड सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को लेके, तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन सा हो, कार्बन आपका ऑब्वियसली मैक्सिमम। ऑक्साइड और हेलोजेंस में से आता है तो आपका इसमें हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड को लेके, तो इसमें से आपके जो जनरली ऑक्साइड्स आपके वीक फील्ड लिगेंड में आपके ग्रेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आपके हैलाइड डोनर्स में, ठीक है, हैलाइड डोनर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके एसिटेट और ऑक्सिलेट में वो दोनों की वैल्यू लगभग आपकी क्या मिलती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल देखने को मिल जाती है, और अमोनिया और पायरिडिन की भी लगभग इक्वल वैल्यू देखने को मिल जाती है। क्लियर है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नोट को लेके कि कॉम्प्लेक्स या फिर जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, इनके अंदर जो कलर है, ठीक है, वो कलर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी लेक्चर में एक बना चुका हूं आपको दिखाने के लिए। तो ये जो कलर के पीछे बच्चों रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन की वजह से आपको कलर देखने को मिलता है, जहां पे आपको मैं क्लियर कर देता हूं एक दो पॉइंट। कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स सुटेबल विजुअल लाइट, सुटेबल विजुअल लाइट फॉर दी, जहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से होगा बच्चों, T2G से आपके इजी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, T2G से इजी की तरफ। तो फिर यहाँ पे आपको जोन से पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, उसी के बेस पे यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स shows the complementary color, ठीक है। when central metal atom having the configuration like D1 to D9, अगर सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 में आ रहा है, तो फिर इस केस में आपको जनरली कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो लेक्चर पहले आपका हो चुका है, इसमें एक बारी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो गया है क्लियर। जैसे एग्जांपल्स की फॉर्म में और थोड़ा सा इसको प्रॉपर समझते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, इसमें मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लाइक समझेंगे मॉलिक्यूल ले लेते हैं TI टाइटेनियम का आपका वाटर 6 NaCl3। आपने यहाँ पे सपोज ये आईज है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं ये आपके यहाँ पे आई है, आँख है, यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको सपोज दिख रहा है बच्चों वॉयलेट। अब ये वॉयलेट कैसे दिख रहा है वो समझो। ये जो बीकर है,
इस बीकर में जो भी गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड ने क्या किया, ये लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो बेटा इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी बच्चों, वाइट लाइट, ध्यान दो, वाइट लाइट इसने क्या करी बच्चों, एब्जॉर्ब। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, अभी एक क्वेश्चन वही है कि इसने व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद आपको क्या दिखाया, इसने आपको वायलेट कलर आपको यहाँ पे दिखा दिया। अरे क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में यही सीन होता है कि जो भी गिवन कॉम्प्लेक्सेस है वो पहले क्या करता है, आपका आपका जो पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो आपको यहाँ से, ये आपकी आइज़ है, यहाँ से आप इसे प्रॉपर देख पा रहे हो, तो आपको वाइट कलर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके पीछे रीज़न क्या है वो नीचे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो कि मान लो यहाँ पे आपका ये डेगा टाइटेनियम, इसका आपका ये था बजट 22, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन आ जाएगा और 3d2 हो जाएगा, 4s2 यहाँ से आपको हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको पता है इसका जो हम निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, तो आपका क्लोरीन -3 में जाएगा, तो इधर आपको +3 मिलेगा, तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, Ti +3 मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 19 एटॉमिक नंबर। तो फिर आपको मिलेगा यहाँ से आर्गन, 3 आपके बाहर, 2 ऐसे बाहर, 1 यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो 3d1 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अभी यहाँ से आपको मैं बताऊँगा, देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग के बेस पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये आपके डी ऑर्बिटल्स है 5, इसके अंदर बच्चों स्प्लिटिंग हो जाएगी इस तरीके से, आपको पता है 6, हम लोग यहाँ पे ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो इजी आपको ऊपर मिलने वाला है, ठीक है, ये आपके इजी ऑर्बिटल्स, नीचे आपको लोअर एनर्जी के मिल जाएंगे T2g ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का अब यहाँ तो आपको जो पता है कि ये जो डिफरेंस आपको मिलता है क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसको हम डेल ओ बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब ये जो डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो डी ट्रांजिशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपका यहाँ फिल तो ऑलरेडी रहेंगे T2g में, अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ध्यान दो, तो T2g से Ag की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, ठीक है, उसको हम डेल ओ बोल रहे थे, उसको हम बेटा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला Hc/λ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब Hc/λ मैंने यूज कर दिया, तो आपके पास बिबग्योर का पता है सीक्वेंस, ठीक है, तो नाउ दिस इज दी बिबग्योर। अब बिबग्योर के अंदर आप जब वॉलेट से रेड की तरफ मूव करते हो तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, जब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बताओ बच्चों एनर्जी क्या होगा आपका, वो डिक्रीज करेगा, और जो फिर म्यू की वैल्यू होगी वो भी क्या करेगी, वो भी आपकी डिक्रीज करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ। तो अब यहाँ से आप ये समझो कि जहाँ पे वेवलेंथ अधिक आपको दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग आप यहाँ से ले लो, इसके हाफ से आप ले सकते हो, हाफ मतलब आप यहाँ से ले लो लगभग ब्लू से, ये ब्लू से लेके आप वॉयलेट तक, ये आपको जनरली कहाँ मिलेगा, जहाँ पे वेवलेंथ अधिक मिल रही है, मतलब ये हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन। ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका यहाँ पे जो कलर के बारे में बात करी जाएगी तो वॉयलेट, इंडिगो और आपका ब्लू, और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो आपके आप ग्रीन से ले सकते हो इधर, ये आपके हो जाएंगे यहाँ से वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो मैंने आपको पहले भी बता के रखे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, और बाकी आप कॉम्प्लीमेंट आपका जो इधर रेड वाला पार्ट है इसके लिए आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ब्लू के लिए आपका यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो के लिए जनरली आपको देखने को क्या मिल जाता है, येलो मिल जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ये तो आपको पैटर्न पता ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है डिफाइन, क्लियर हो गया। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों में डिस्कस करूंगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो फिर वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू किस तरीके से आपकी डिफाइन होगी, ठीक है। आज इसको यहीं रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।